हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब सब्सटेंस होते हैं जिनको यदि किस में डाला जाए, किसी सॉल्वेंट में डाला जाए तो वो अपने आयनों में क्या है, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl होता है, NaCl को यदि मैं क्या है वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। KCl है वो K+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। K2SO4 है वो 2K++SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो सब्सटेंस जो वाटर में डालने पर एसोसिएट हो जाए, उनके लिए क्या है, तब ये हमारा ये एबनॉर्मल मोलर मास वाला टॉपिक, इसके अंदर यूज़ होने वाले फार्मूले या जो भी इसके अंदर क्या है हम पढ़ने वाले हैं वो तभी यूज़ होगा जब हमारा कोई सॉल्यूट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास मान लीजिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तब हमारा एबनॉर्मल मोलर मास या उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला उस समय पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, या हम ग्लूकोज ले लें तब भी यूज़ नहीं होगा, ओ सुक्रोज तब भी यूज़ नहीं होगा, या एथिलीन ग्लाइकॉल ले लें तब भी यूज़ नहीं होगा। ये फार्मूला तब यूज़ होगा, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास वाला टर्म तब यूज़ होगा जब हमारा जो सॉल्यूट है या तो वो डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट का मतलब क्या है, वो पहले एक पार्टिकल था फिर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स में टूट जाए, और एसोसिएट हो जाए, पहले मान लो दो पार्टिकल्स थे फिर वो सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, ये तब यूज़ होगा। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया इसका बेसिक। अब इसमें एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है तो एज पर डेफिनेशन, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन एन एनी सॉल्वेंट it either dissociate and associate, due to which its molar mass either decrease and increase. This new molar mass of the compound is known as abnormal molar mass. ठीक, यानी जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी सॉल्वेंट में डाला जाएगा या तो उस सॉल्वेंट में डालने पर वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, मतलब सिंगल से क्या है वो दो तीन या और भी ज़्यादा पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकता है, या फिर वो एसोसिएट होगा। एसोसिएट का मतलब क्या हुआ, एसोसिएट का हुआ पहले वो क्या थे, टू पार्ट्स थे, टू पार्टिकल्स थे, फिर वो सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे जब सॉल्वेंट के अंदर डाला गया। राइट, तो या तो उनका मास डिक्रीज होगा, मतलब डिसोसिएशन के केस में डिक्रीज होता है मास, और या फिर इंक्रीज होगा, यानी एसोसिएशन के केस में इंक्रीज होता है। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ नया मोलर मास आया ना उस कंपाउंड का, इसको मैं बोलूँगा एबनॉर्मल मोलर मास। इसके लिए हम क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं केस ऑफ डिसोसिएशन का, और एग्जाम्पल लेंगे NaOH। ठीक, सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर, यानी NaOH को मैंने वाटर के अंदर ऐड कर दिया, ये NaOH है और मैंने वाटर के अंदर ऐड करा, दो पार्ट्स में टूट गए, Na+ एक्वस और OH- एक्वस, यानी बिफोर पार्टिकल 1 और आफ्टर पार्टिकल 2। पानी में डालने से पहले एक पार्टिकल था लेकिन पानी में डालने के बाद वो दो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि हमें दो फार्मूले ये पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/मोलर मास होती है। अब क्योंकि मेरी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि क्या है पहले पार्टिकल एक था फिर पार्टिकल दो हो गई, और तो क्या हो जाएगा, मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। अब न्यू मोलर मास कैसे निकालोगे NaOH का, एक्चुअल मोलर मास कितना है उसका 40 ग्राम, क्योंकि Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40, अपॉन क्या कर दोगे 2 कर दोगे, 40/2 करोगे तो एबनॉर्मल मोलर मास हमारा आ जाएगा 20 ग्राम पर मोल। राइट, 20 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि क्या है ये तो उसका एक्चुअल मोलर मास है तो ये क्या आ गया हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। इसका मतलब क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में जो मोलर मास होता है किसी सब्सटेंस का वो डिक्रीज हो जाता है। पहला केस तो ये समझ में आया, ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मास होगा। दूसरा केस आता है हमारा एसोसिएशन का। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। इसमें जो हम क्या है सॉल्वेंट यूज करेंगे वो वाटर के अतिरिक्त कोई अदर सॉल्वेंट यूज करेंगे, जैसे बेंजीन यूज़ कर लिया या फिर CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ठीक, अब मैंने बेंजोइक एसिड को, ठीक है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH या बेंजीन के ऊपर COOH के दो मॉलिक्यूल लेकर, ठीक है, उसको बेंजीन के अंदर डाला तो वो एसोसिएशन हो गया उनका। क्या हो गया, एसोसिएशन। तो पहले पार्टिकल कितने थे 2, और अब पार्टिकल कितना हो गया 1। मतलब क्या होता है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या ये एक ही पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। पहले दो होते हैं फिर 1 पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम, एसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। अब इसमें हम क्या देखेंगे
क्योंकि हमें पता है कि हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, और यहाँ पर पार्टिकल पहले 2 थे अब 1 हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/मोलर मास होती है। ठीक है, इसका मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास बढ़ेगा। तो नया मोलर मास कितना आ जाएगा, एक्चुअल मोलर मास मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक्चुअल मोलर मास कितना था 122, और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 244। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, यानी एसोसिएशन के केस में जो नया मोलर मास होगा, ठीक है, वो जो नॉर्मल मोलर मास होगा उससे ज़्यादा होगा, तो उसे हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये जो बढ़ा हुआ मोलर मास है या घटा हुआ मोलर मास है, इसको जिस फैक्टर से डिनोट किया जाता है, जिस फैक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस फैक्टर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा, उसे बोलते हैं हम वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट तो करते हैं आई से, लेकिन होता क्या है ये, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ये हमें एक्सटेंट बताता है कि कितना हमारा क्या है, जो सॉल्यूट है वो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर डालने पर कितना तो वो डिसोसिएट हुआ है और कितना वो एसोसिएट हुआ है, राइट। इसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। यदि हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन को कुछ क्या है, हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे आई की डेफिनेशन होती है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। या तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर लगेगा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और थर्ड फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने नॉर्मल मोलर मास कितना निकाला NaOH का 40 था, एबनॉर्मल मोलर मास कितना आया 20 आया, 40/20 कितना आया मेरे पास 2 आ गया, यानी आई की वैल्यू मेरे पास 2 आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। जब NaOH को डिसोसिएट किया तो 2 पार्टिकल आए, और NaOH बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2, राइट। अब यदि हम क्या है, अपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे RLVP का पढ़ा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पढ़ा है, या फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है। जितने भी हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, इसमें अब क्या होगा, क्योंकि पहले पार्टिकल क्या होते हैं, पहले पार्टिकल कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन और जब बाद में डालते हैं तो या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, यानी डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन, तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पर क्या आएगी, डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो जितना मेरा आई होगा ना, उसकी आई की मैं सबके अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे RLVP में P01 माइनस P1/P01 आई N2/N1, बिल्कुल सिमिलर ऐसा हो जाएगा, आई इंटू W2 इंटू M1/M2 इंटू W1, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी डेल्टा TV बराबर आई इंटू KB इंटू M हो जाएगा, और डेल्टा TV बराबर आई इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1। ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। सिमिलरली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेल्टा TF हो जाएगा आई इंटू KF इंटू M, और डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू W2 1000/M2 इंटू W1, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम यदि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ICRT था हमारा फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू CRT, तो उसमें आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी की जगह W2/M2 इंटू वी रख दूंगा, तब भी उसमें आई की मल्टीप्लाई। तो जितने भी हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हैं, राइट, वो चेंज हो जाती हैं, उसमें हमें आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट, वो डिपेंडिंग ऑन द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू, यदि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaOH है, तो आई की वैल्यू मुझे वहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आई का फॉर्मूला बताया है, जैसे पानी में डालोगे उसमें देख लेंगे कि कितने पार्टिकल में वो डिसोसिएट हो रहा है। तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। NaOH का केस में आ जाएगी आई की वैल्यू 2,
क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 है, पहले एक था। K2SO4 के केस में कितनी आ जाएगी? K2SO4 के में पहले एक पार्टिकल है, फिर वो तीन पार्टिकल में टूट जाएगा, 2K और एक SO4 2 नेगेटिव, तो वहाँ से 3 आएगी। ZnSO4 के केस में भी 2 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से AlCl3 के केस में आएगी 4, CaCl2 के केस में आएगी 3, ठीक है ना। क्योंकि क्या है वहाँ पर, क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेते हैं कि कितने मोल आफ्टर डिसोसिएट हुए और कितने पहले थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? वीक। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस में। जैसे मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ CH3COOH। अब मैंने क्या काम किया, उसको वाटर के अंदर डाला। अब मान लीजिए मैंने उसके 10 पार्टिकल डाले या 10 मोल डाले केवल, और उसमें से डिसोसिएट हुए केवल 2 मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कितने मोल आफ्टर डिसोसिएट आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितने? 2। टोटल पहले कितने थे? 10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे केस के अंदर हम उसे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं मानेंगे कि भाई पूरा डिसोसिएशन। यदि हमें पूरा डिसोसिएशन मान लेते, केवल 10 हमारे पास टोटल जो पार्टिकल्स थे ना, वो टोटल मोल से 10 है, उसमें से डिसोसिएट तो केवल 2 ही हुए हैं। अब 2 में कितने पार्टिकल आए हैं, ठीक है, वो कंसिडर नहीं करें हम, तो कंप्लीट डिसोसिएशन में। लेकिन क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, हमें पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी होती है कि कितने % वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। पहले जब वो निकल जाती है तब हम आई निकालते हैं, तब आई की वैल्यू पुट करते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेटेड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, जब डिसॉल्व किए जाएंगे वाटर के अंदर तो वो पार्शली डिसोसिएट होंगे। पार्शली का मतलब है पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। जैसे CH3COOH को मैंने पानी में डाला बिफोर डिसोसिएशन, अभी डिसोसिएट नहीं हुए हैं तो 0 0 है। अब वो उनमें से क्या है, अल्फ़ा मोल डिसोसिएट। अल्फ़ा का मतलब है जैसे एक में से, पहले मान लीजिए हमारे पास क्या थे, 10 मोल थे या 20 मोल थे, उसमें से कुछ मोल डिसोसिएट हुए हैं और ऐसे कैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पार्शियली डिसोसिएशन हुआ, तो हम इसमें से लिखेंगे कि 1 में से अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो गए। जो 1 था हमारा उसमें से कुछ अल्फ़ा मोल, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फ़ा मोल यहाँ से डिसोसिएट हुए तो ये भी अल्फ़ा बनेगा, ये भी अल्फ़ा बनेगा। इसका डिसोसिएशन का तरीका है कि यदि यहाँ पर अब 2 मोल्स होते, ठीक है ना, तो यहाँ पर -2 अल्फ़ा लिखता है, यहाँ पे 2 होते तो 2 अल्फ़ा लिखता है, यहाँ पे 1 होता तो अल्फ़ा। इसका डिसोसिएशन का, अब क्योंकि 1 मोल इसका 1 इसका 1, तो फिर अल्फ़ा अल्फ़ा के लिख दूंगा। अब मैंने क्या काम किया, I इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल 1 माइनस अल्फ़ा जो बच गए हैं, प्लस जो डिसोसिएट हो गए हैं, सबको ऐड कर दिया, अपॉन 1 कर दिया। आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1, 1 का कोई और नहीं है, तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। डिसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला लगाया जाएगा जब हमारा डिसोसिएशन हो और इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, वीक हो, तब आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा से निकाली जाती है, ये बात ध्यान देना है। और अल्फ़ा की वैल्यू I-1 से निकाली जाती है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और दोनों ही क्या है, आई की वैल्यू या अल्फ़ा की वैल्यू निकालने में हेल्प करेंगे जब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। ध्यान रखना कि डिसोसिएशन के केस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा वाले फार्मूले से निकाली जाती है और अल्फ़ा की वैल्यू I-1। तो यदि आई दे रखा हो तो अल्फ़ा निकल जाएगा और अल्फ़ा दे रखा हो तो आई निकल जाता है, राइट। अब यदि वो हमारा कोई एसिड है, यदि हमारा क्या है, वो कोई एसिड, तो एसिड के केस में क्या है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। डिसोसिएट और अनडिसोसिएट फॉर्म के बीच जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो वहाँ से क्या है, हमारा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka निकाला जा सकता है, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब हमने मान लिया कि बिफोर डिसोसिएशन उसकी कंसंट्रेशन C थी, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ है तो 0 0। इक्विलिब्रियम पे इस कंसंट्रेशन में से C अल्फ़ा मोल्स हट गए, तो ये C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। अब क्या होता है, K जब निकाला जाता है तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ली जाती है अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की क्या है, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा, रिएक्टेंट की C माइनस C अल्फ़ा। यहाँ से क्या है, मैं Ka का फॉर्मूला जनरेट कर लूँगा, तो Ka हो जाएगा मेरा C² अल्फ़ा स्क्वायर
अपॉन सी कॉमन ले लूँगा, 1 माइनस अल्फ़ा, सी से सी कट जाएगा तो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये फार्मूला भी कभी कभी यूज होता है जब हमारा क्या है, अल्फ़ा बहुत ही कैसा हो, कम हो, आ रहा है एज कम्पेयर टू 1। और यदि हमारा क्या है 1 माइनस अल्फ़ा 1 के इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या है, इस चीज़ को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, 1 रख दूंगा, तो के हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ से यदि अल्फ़ा निकालना हो तो रूट के अपॉन सी, मतलब जब हमें के दे रखा हो और कंसनट्रेशन दे रखी हो, कंसनट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखी हो, तो हम अल्फ़ा यहाँ से भी निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। तो कौन कौन से फार्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो डिसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि यदि डिसोसिएशन हो रहा हो और वीक कौन सा हो हमारा, उसके अंदर हमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, ठीक है, के, तो फिर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और जब अल्फ़ा निकालना हो तो रूट के अपॉन सी। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ये था डिसोसिएशन के केस में। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अब आता है एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन में क्या है, कैसे हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या है बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे और फिर क्या है उस प्रकार से वो एसोसिएशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर कितना है, 1 है, और अभी तक ये 0 है, एसोसिएशन नहीं हुआ है। अब इसमें से 1 माइनस अल्फ़ा मोल क्या हो गई, एसोसिएट हो गई, तो ये अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि पहले 2 मोल थे, फिर कितने हो गए, ये आधा हुए, मोल घटे हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा और ये बनेंगे अल्फ़ा बाई 2। अब मैं कैसे निकालूंगा, बिफोर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि एक में से क्या है आधा घटेगा, आ गया नहीं, तो मेरा माइनस का अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ध्यान रखना आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डिसोसिएशन का केस होता है, और आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये एसोसिएशन में निकलते हैं आई की वैल्यू। और अल्फ़ा बाई 2 बराबर 1 माइनस आई, और अल्फ़ा बराबर 2, और ब्रैकेट में 1 माइनस आई। ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं एसोसिएशन के केस। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन के अंदर डाला गया। सो ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, जिससे कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.62 केल्विन कम हो गया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, कितना एसिड एसोसिएट हुआ, क्योंकि एसोसिएशन होगा क्योंकि बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाला है। इफ़ इट फॉर्म डायमर इन द सॉल्यूशन, यदि वो फॉर्म डायमर बना देता है, डायमर का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, उनका डायमराइजेशन हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, यानी मुझे अल्फ़ा निकालनी है, एसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है, यानी आपको अल्फ़ा निकालनी है इसके अंदर। और उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा हमारा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा। लेकिन अल्फ़ा कैसे आई, जब आई पता हो, जब आई पता हो तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। और आई कैसे आई, आई आती है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला, या तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्ट और ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि W2 M2 W1 डेल्टा TF और KF हमें सारा दे रखा है जब वो डाला गया, तो यहाँ से मैं M2 निकाल लूँगा। हमें M2 नहीं दे रखा है इसके अंदर, M2 निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या है, जब वो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड उसमें डाला 25 ग्राम में, ठीक है ना, तो उसका एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लूँगा। अभी मोलर मास में तो चेंज आएगा ना, मैंने अभी बताया मोलर, जैसे क्योंकि उसमें डाला है तो उसमें क्या होगा, मोलर मास में चेंज आएगा। अब मोलर मास में कितना चेंज आया, अब मोलर मास मैंने देखा डेल्टा TF मेरे पास 1.62 है भाई, W2 2 ग्राम है, M2 हमारे पास निकालना है, W1 25 ग्राम है, डेल्टा TF 1.62 है, KF हमें दे रखा है। यहाँ से मुझे सारी प्रॉपर्टी सारे दे रखी हैं वैल्यूज़, M2 निकाल लूँगा। अब वो मेरा M2 मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद M2 आ गया 241.98
ग्राम पर मोल, यानी लगभग हमारा 242 आ गया ग्राम पर मोल एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, आई की वैल्यू पुट कर दी, आई नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब क्योंकि बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास 122 होता है और एबनॉर्मल हम कितने निकाल के लाए, 241.98। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई मेरे पास, आई की वैल्यू आ गई। अब मैं अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, अब मुझे पता है कि जब आई की वैल्यू मुझे पता है और एसोसिएशन का केस है तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस आई फार्मूला होता है। 1 माइनस आई मैंने देखा ये इतना मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 0.992 और उसमें 100 की मल्टीप्लाई करके बाद इतना 99.2%, यानी लगभग हमारा क्या है जो बेंजोइक एसिड किसके अंदर डाला वो 99.2% तक क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। ये है हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। 2.13 एनसीईआरटी बुक, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर का कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब इतना ml और जिनकी डेंसिटी इतनी है वो 1 लीटर पानी में डाला, जिससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेंथ वाज दिस, डेल्टा TF आ गया। कैलकुलेट द वेंट ऑफ एंड फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब की बार आई कैलकुलेट करवाना है और के। भाई आई कैसे कैलकुलेट होगी, आई कैलकुलेट होगी आई जो कैलकुलेट होगी वो हमारी होगी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मेरे पास है, कैलकुलेटेड मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले 0.6 ml क्या दे रखा है हमको, एसिटिक एसिड। डेंसिटी इतनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका W निकाल लेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मेरा आ गया 0.636 ग्राम। इतने ग्राम मैंने डाला उसके अंदर, आ गया नहीं, 1 लीटर पानी में इतने ग्राम। तो यहाँ से क्या हो गया, W2 है, M2 है, W1 है। यहाँ से हमने इसकी मोलैरिटी निकाल दी कि भाई इसकी क्योंकि मुझे पता है मोलैरिटी के लिए चाहिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है, ठीक है ना, 1000 ग्राम। W2 है 60, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया मोल पर किलोग्राम, क्या आ गया मोलैलिटी आ गई। अब यहाँ से KF मुझे दे रखा है 1.86 ग्राम पर केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TF M पता है, KF पता है, तो डेल्टा TF आ गया 0.0197 केल्विन। मतलब क्या है, जब मैंने 0.6 कितना था हमारा 0.63 ग्राम क्या था हमारा एसिटिक एसिड को किस में डाला, वाटर के अंदर, तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कम कर दिया उसने, इतना कम कर दिया। ये आ गया हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव जो हमने ऑब्जर्व किए। अब मेरे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास आ गया 0.19, ये हमारे पास आ गया 0.197 कैलकुलेटेड, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट प्रॉपर्टी आ गई, राइट। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट हमने हमारा पहले ही पता है हमको 0.025 और कैलकुलेटेड हम कितने लिख करके लाए हैं 0.0197। अब क्या है, जब मैं इसको इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आई आ जाएगा। अब यदि मेरे पास आई आ गया तो यहाँ से मैं क्या है अल्फ़ा भी निकाल लूँगा। ये केस हमारा डिसोसिएशन का है तो अल्फ़ा लिख लेता I-1 से, आई मेरे पास है 1 में से घटा के, आई में से 1 घटा के मैंने अल्फ़ा निकाल दी, तो ये मेरा आया अल्फ़ा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसा होता है, KCl C² अल्फ़ा स्क्वायर और C1 माइनस अल्फ़ा। अब मेरे पास C है क्योंकि जो मोलैरिटी मैंने शुरू में निकाली थी, अल्फ़ा मेरे पास है, वैल्यू पुट करके मेरे पास K आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट कि ये एसिड जो है हमारा का जो K है वो 1.86 इंटू 10⁻⁻⁵ है। ठीक है, ओके।